वेलकम बैक टू द रियल सृष्टि शो। और आज हम बात करेंगे चाइनीज ड्रामा की। वही चाइनीज ड्रामा जो हर लेवल पर एक कदम ऊपर जाते जा रहे हैं। लेकिन 2026 में कुछ ऐसे नए स्ट्रॉन्ग और डिफरेंट स्टोरीज जो डिलीवर अभी तक की गई हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम 3 नए चाइनीज ड्रामा लेंगे जो सिर्फ हाइप के लिए नहीं बल्कि कंटेंट के मामले में भी काफी सॉलिड हैं। हर ड्रामा के लिए हम देखेंगे जेनरा, कास्ट, डिटेल स्टोरी और गुड पॉइंट, बैड पॉइंट और रेटिंग, और एंड में फाइनल रैंकिंग। और इसी के साथ वीडियो एंड तक देखना। और अब हम शुरू करते हैं ड्रामा। 我们来到这个世界上，就是来受罚的。 ड्रामा नंबर 1 से वो है लविंग स्ट्रेंजर। लविंग स्ट्रेंजर के बारे में बात करी जाए तो जेनरा में यह स्लाइस ऑफ लाइफ साइकोलॉजिकल और इमोशनल है। और कास्ट की बात करी जाए तो जैंग जीफेंग और मार्क शेओ आपको देखने मिलेंगे एज अ लीड। स्टोरी लाइन की बात करी जाए तो जो लविंग स्ट्रेंजर एक ऐसा ड्रामा है जो शोर नहीं करता ना मचाता, लेकिन धीरे धीरे दिल के अंदर जगह बना लेता है। मतलब इट्स कंफर्ट ड्रामा यू कैन से। स्टोरी शुरू होती है एक यंग वुमेन से जो शहर में सरवाइव करने के लिए कोशिश कर रही है। उसकी लाइफ में कोई ग्लैमरस ड्रीम नहीं होता, बस डेली रूटीन फॉलो कर रही होती है और फाइनेंशियल प्रेशर से गुजर रही होती है और एक साइलेंट लोनलीनेस। दूसरी तरफ एक मिडिल एज मैन जो बाहर से काम और स्टेबल है और लगता है कि भाई एकदम सब सेट है इसके लिए, लेकिन अंदर से इमोशनली एग्जॉस्ट हो चुका है। पास्ट के ट्रॉमा उसे दुनिया से थोड़ा बहुत ज़्यादा ही कट ऑफ कर देते हैं और वो जब और चीज़ों से मिलता है तो वो अपने आप को एक गार्ड में कवर अप करता है। तो जब इन दोनों का रास्ता क्रॉस होता है तो कोई ड्रामेटिकल मीट नहीं होती, ना कोई लव एट फर्स्ट साइट होता है, बस कैजुअल कन्वर्सेशन, ऑकवर्ड साइलेंस और धीरे धीरे डेवलप होती है एक अंडरस्टैंडिंग। ये दोनों एक दूसरे के लिए सेफ स्पेस बन जाते हैं जहाँ पे कोई उम्मीद नहीं होती, ना कोई एक्सपेक्टेशन होती, कोई जजमेंट होती है। बस ड्रामा लोनलीनेस, इमोशन नमनेस और उसी फेज को एक्सप्लोर करना है जब लगता है कि लाइफ चल रही है लेकिन हम खुद कभी कभी पीछे छूट आ रहे हैं। और वो समय को पीछे नहीं छोड़ रहे हम अपने आप को पीछे छोड़ रहे हैं। तो उसी पे ये स्टोरी बता दे कि हीलिंग हमेशा एकदम लाउड, एकदम शोर मचाने के लिए नहीं होती। कभी कभी सिर्फ किसी के साथ होना ही काफ़ी होता है। और अगर इसकी बात करी जाए गुड पॉइंट की, तो गुड पॉइंट मेरे हिसाब से होंगे एक्सट्रीमली नेचुरल एक्टिंग, मतलब बहुत बढ़िया एक्टिंग करी है, डीप इमोशनल इम्पैक्ट और जो मेंटल हेल्थ का जो रियलिस्टिक पोर्ट्रे किया है इन लोगों ने वो बहुत ही टॉप लेवल पे था। बैड पॉइंट की बात करी जाए तो पेसिंग, चाइनीज ड्रामा में अगर पेसिंग की बात करी जाए तो हमेशा ही स्लो रहती है। तो पेसिंग काफ़ी स्लो है, यूथ ऑडियंस के लिए बोरिंग लग सकता है और हैवी मूड थ्रो आउट है। तो तभी देखना जब तुम्हें इंटरेस्ट हो या तुम उस फेज से जा रहे हो। कंक्लूजन की बात करी जाए तो अगर तुम फास्ट एंटरटेनमेंट चाहते हो तो स्किप इट। सीधे साफ बात, अगर तुम्हें चाहिए कि हर एपिसोड में कुछ हो रहा हो तो ये नहीं है तुम्हारे लिए। लेकिन अगर तुम्हें कुछ मीनिंगफुल हीलिंग स्टोरी चाहिए जो तुम्हें पसंद आए तो उसके लिए तुम यू कैन वॉच इट एनी टाइम। ये ड्रामा तुम्हें डीपली टच करेगा, मतलब ऊपर ऊपर से नहीं, मतलब डीपली टच करने वाले में से ये ड्रामा है। रेटिंग की बात करी जाए तो इसको 7.5 आउट ऑफ 10। ड्रामा नंबर 2 की बात करी जाए तो लव बिटवीन लाइन्स, और इसकी बात करी जाए तो ये है रोमांस, मिस्ट्री और साइकोलॉजिकल सस्पेंस पे। कास्ट की बात करी जाए तो शैंग शिंगयू और लू शियो। अगर स्टोरी लाइन की बात करी जाए तो लव बिटवीन लाइन्स एक मॉडर्न और लेयर्ड स्टोरी है जहाँ रियलिटी और फिक्शन धीरे धीरे मिक्स होने लगती है। मतलब स्टोरी में एक कपल से शुरू होती है, फिर जहाँ पे मोनेटस लाइफ से बोर्ड होते हैं और फिर एक्साइटमेंट के लिए एक मर्डर मिस्ट्री का रोल प्ले गेम शुरू कर देते हैं। मतलब वो रोल प्ले गेम ज्वाइन करते हैं और गेम्स के रूल क्या होते हैं, सिंपल, एकदम सिंपल। तुम्हें एक कैरेक्टर प्ले करना है, स्क्रिप्टेड इमोशंस के साथ एक मिस्ट्री सॉल्व करनी है
और शुरू में सब फन लगता है कि कॉस्ट्यूम ड्रामा प्रिटेंडिंग लव, लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है कैरेक्टर के इमोशन रियल लाइफ में आने लगते हैं। जो फीलिंग सिर्फ एक्ट करनी थी वो रियल बन जाती है। जेलेसी, अट्रैक्शन, ट्रस्ट इशू, सब कुछ सडनली सीरियस लगने लगता है। मतलब कि हाँ, अब ये सिर्फ गेम नहीं रहा है। फिर एक इंसिडेंट होता है जो क्लियरली गेम का पार्ट नहीं होता। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि गेम का विनर कौन होगा या लूजर कौन होगा, बल्कि ये है कि ये सब सच में हो रहा है या ये सब सिर्फ एक्ट है। व्यूअर्स भी इसी कंफ्यूजन में फंस जाते हैं और ड्रामा इसी साइकोलॉजिकल टेंशन पे बिल्ड होता है। अब अगर हम गुड पॉइंट की बात करें तो फ्रेश और यूनिक कॉन्सेप्ट है और रोमांस मिस्ट्री और बैलेंस है। मतलब ना ज़्यादा रोमांस ना ज़्यादा मिस्ट्री, बैलेंस्ड मिक्सड है। स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है सबकी और सिनेमेटोग्राफी तो बहुत ही अच्छी करी गई है। बट इस ड्रामा से मेरे को पता चलता है कि हम अपनी लाइफ में भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट में हम कहीं ना कहीं एक्ट ही कर रहे होते हैं। हर इंसान कभी कभी अपने एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, उसे नहीं पता वो कब एक्ट कर रहा है, बट हाँ कर रहा है वो। बैड पॉइंट की बात करें तो कुछ एपिसोड थोड़े कंफ्यूजिंग लग सकते हैं। मिस्ट्री और टाइट हो सकती थी मेरे हिसाब से। एंडिंग स्टोरी थोड़ी रश लगती है। और कंक्लूजन की बात करी जाए तो अगर तुम्हें टिपिकल रोमांस नहीं चाहिए, मतलब अगर तुम टिपिकल रोमांस से बोर हो चुके हो और कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हो तो ये ड्रामा तुम्हारे लिए परफेक्ट है। इस ड्रामा की रैंकिंग होगी 8/10। अब ड्रामा नंबर 凶手只要做过，就一定会有破绽。现场的物证会说话，就看我们是不是那个合格的聆听者。नंबर 3 पे आते हैं, वो है द ट्रुथ। जेनरा की बात करें तो क्राइम थ्रिलर इन्वेस्टिगेशन और कास्ट की बात करी जाए तो गोंगजू, जिंगवू और संग ये। स्टोरीलाइन की बात करी जाए तो द ट्रुथ एक इंटेंस क्राइम ड्रामा है जो इन्वेस्टिगेशन को ग्लैमरस साइड को नहीं दिखाता, मतलब कि हाँ सब सही हो रहा है, अरे केस खत्म, बल्कि उसकी हार्श रियलिटी दिखाता है कि हाँ कैसे होता है। तो स्टोरी एक इलाइट फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन टीम पे शुरू होती है अराउंड यूंग सी सिटी के मोस्ट कॉम्प्लेक्स और डिस्टर्बिंग केस हैंडल करता है। हर केस सिर्फ एक क्राइम नहीं होता बल्कि एक लेयर्ड सोशल इशू होता है, जैसे पावर अब्यूज, करप्शन, डोमेस्टिक वायलेंस और मैनिपुलेशन। जैसे जैसे टीम इन्वेस्टिगेशन करती है, क्लियर्स पील होती है, मतलब लेयर्स निकलती है, सिस्टम की फेलियर भी सामने आती है, मीडिया प्रेशर, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और पब्लिक ओपिनियन हर केस को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। ड्रामा ये सब दिखाता है कि ट्रुथ हमेशा सेटिस्फाई नहीं होता, ट्रुथ हमेशा सेटिस्फाइंग नहीं हो सकता और कभी कभी सच बाहर आने के बाद भी जस्टिस नहीं मिलता। और ये सिर्फ हु डिड इट की कहानी नहीं है, बल्कि है व्हाई इट हैपन। और मेरे हिसाब से ऐसी कहानी इंडिया में भी बननी चाहिए जहाँ पे हु नोज कितने काले चिट्ठे हैं इंडिया के, तो वो निकले बाहर। गुड पॉइंट की बात करी जाए तो फास्ट पेसिंग है, ग्रिपिंग स्टोरी है और रियलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन सीन है और स्टोरी सपोर्टिंग कास्ट जो है वो भी बहुत अच्छे है, डार्क और मैच्योर टोन है। तो बैड पॉइंट की बात करी जाए तो इमोशनल बॉन्डिंग बहुत कम है, मतलब रोमांस लवर्स के लिए तो बहुत ड्राई होगा क्योंकि इसमें रोमांस है ही नहीं। डार्क थीम सबके लिए नहीं होता तो कई बार डिस्टर्बिंग भी हो सकता है। तो अगर तुम क्राइम ड्रामा लवर हो और तुम्हें एक द ट्रुथ देखनी है तो ये तुम्हारे लिए मस्ट वॉच होगी, तुम देखो ज़रूर। और मेरी तरफ से इसकी होगी 9/10। तो अब हम फाइनल रैंकिंग की बात करते हैं तो लविंग स्ट्रेंजर at number 3, Love Between Line at number 2 and The Truth is at the top number 1। हर ड्रामा की अपना ऑडियंस होती है लेकिन ओवरऑल एग्जीक्यूशन के बेसिस पे द ट्रूथ क्लियरली विनर है। देखो रोमांस तुम कहीं भी देख सकते हो, तुम जे ड्रामा, सी ड्रामा, के ड्रामा, थाई ड्रामा, जर्मनी, इंडोनेशिया, किसी में भी तुम रोमांस देख सकते हो, तुम्हें रोमांस किसी भी उसमें पसंद आ सकता है। बट द ट्रूथ जो है ना वो मेरे हिसाब से हर जगह की कहानी नहीं है, बट फिर भी चाइनीज ड्रामा ने जैसे एग्जीक्यूट करा है, पोर्ट्रे करा है, वैसे ही एक इंडियन ड्रामा में आना चाहिए, ना कि बस बेसलेस स्टोरीज आए आगे वैसे ही। तो ये 3 नए चाइनीज ड्रामा थे जो 2026 में डेफिनेटली वॉच करने लायक थे। तुम्हें कौन सा ड्रामा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और कमेंट में बताओ। अगर तुमने कोई ड्रामा ऑलरेडी देखा है इसमें से तो अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देना ज़रूर शेयर करना कि तुम्हें
कैसा लगा वो ड्रामा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।